हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग देखेंगे 1949 का जिनेवा कन्वेंशन, ये क्यों चर्चा में है। ठीक है, तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो है 2024 में इसके 75वीं वर्ष मनाई गई है, 75वीं वर्षगांठ मनाया गया है, इसलिए चर्चा में है। तो हम लोग देखेंगे कि जिनेवा कन्वेंशन में आखिर कन्वेंशन जो था किस चीज़ के लिए हुआ था। तो ये सारी चीज़ हम लोग एक एक चीज़ करके विथ ए स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 2024 में 1949 के जिनेवा कन्वेंशन की 75वीं वर्ष मनाई गई है, वर्षगांठ मनाई गई है, जिसे जिनेवा कन्वेंशन में ही अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म लॉ की आधारशिला रखी गई थी 1949 में। ठीक है, तो ये 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये जो है जिनेवा कन्वेंशन 1949 आखिर ये वर्क क्या करता है या फिर ये क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसके परिभाषा की बातें करें, इंट्रोडक्शन की बातें करें, तो ये जो है युद्ध के कानून या फिर सशस्त्र संघर्ष के कानून के रूप में जाना जाता है। ये नियमों का एक सेट होता है जो सशस्त्र संघर्षों के प्रभाव को सीमित करने, उन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए मानवीय कारणों की तलाश करता है जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं और अब तक उसमें शामिल नहीं हुए हैं, जैसे कि नागरिक, युद्धबंदी, घायल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो जैसे कि सपोज करो रसिया और यूक्रेन में युद्ध अभी भी हो रहा है ना। 2022 में जो है रसिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, अभी 2025 आ चुका है, अभी भी हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है ना, उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है। जिनकी कोई भी गलती नहीं होता है, एक दूसरे देश, अभी देख रहे हैं रिसेंटली जो है इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध आप देख रहे हैं, कन्फ्लिक्ट दोनों देशों के। बहुत सारे ऐसे इजरायली हैं जिनको ये फिलिस्तीनी जो है वो सारे लोग इनको बंदी बना करके रखे हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि जो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके कारण यानी कि जो उनका कोई भूमिका नहीं है, उनका कोई ऐसे नागरिक होते हैं वहाँ के, लेकिन लोग बेवजह बंदी बना लेते हैं ना, या फिर कोई घायल हो जाते हैं, मारना किसी और, टारगेट कोई और हो गया है ना। तो कोई भी ऐसा नागरिक हो, युद्धबंदी हो, घायल हो गया, उसके लिए कन्वेंशन बनाया गया है, उसको प्रोटेक्शन देने वगैरह के लिए। ठीक है, 1949 की हम लोग बातें करें इस कन्वेंशन में, तो ये कन्वेंशन के तहत 4 संधियां यानी कि 4 ट्रीटी बनाई गई। 4 संधि क्या है 1949 में, यानी कि 1949 में औपचारिक रूप दिया गया था और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा कन्वेंशन आखिर है क्या। पहला कन्वेंशन में इस बात यहाँ पे ये मेंशन है कि युद्ध के दौरान यदि कोई भी भूमि पर घायल होता है, बीमार सैनिक की रक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी कि कोई भी युद्ध के यानी युद्ध भूमि पर कोई भी अगर घायल वगैरह हो जाता है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट यदि होता है, बीमार होता है, तो सैनिकों की रक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, यानी कि जो भी वहाँ के सैनिक होंगे उनकी रक्षा का प्रावधान इसमें मेंशन है। दूसरा कन्वेंशन में ये है कि यदि युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार, जहाज दुर्घटना में घायल सैन्य कर्मियों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। पहला आपको कन्वेंशन 1 में याद रखना है कि कोई भी भूमि पर अगर घायल होता है, जैसे कि आप देख लेते हैं कोई भी 2 कंट्रियों के बीच अगर भूमि पे घायल होता है तो सैनिकों की रक्षा का प्रावधान है। दूसरा कन्वेंशन में यह है कि युद्ध यदि अगर होता है दो देशों के बीच, तो समुद्री मार्ग के द्वारा, ठीक है, जैसे कि मान लो कि समुद्र में कोई घायल हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, जहाज से दुर्घटना हो जाता है, तो सैन्य कर्मियों की रक्षा का प्रावधान इसमें है जेनेवा कन्वेंशन में। ठीक है, तीसरा कन्वेंशन क्या कहता है कि मानवीय व्यवहार देखभाल करना, युद्ध बंदियों के बीच समान व्यवहार करना। यानी कि यदि अगर कोई भी देश में एक दूसरे देश में कन्फ्लिक्ट होता है, वार होता है, तो आप जो है युद्धबंदी जो जाएंगे उनको मतलब इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, यानी कि समान व्यवहार करना है, इक्वली ट्रीट करना है, ये नहीं कि उसे दुश्मन की तरह देखना है क्योंकि वो है तो ह्यूमन ही ना। तो ये सारे कन्वेंशन 3 में है। चौथा कन्वेंशन ये कहता है कि अधिकृत क्षेत्र जैसा नागरिकों की रक्षा करता है। यानी कि कोई कुछ ऐसे अधिकृत क्षेत्र होते हैं जहाँ पे नागरिकों की रक्षा करता है, यानी कि उनकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो ये अपन याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटोकॉल इसके क्या क्या हैं। ठीक है, 1977 और 2005 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल जिनेवा कन्वेंशन के पूरक होते हैं। प्रोटोकॉल 1997 यानी प्रोटोकॉल 1 में 1997 कह रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, मेरे को 1977 बोलना चाहिए था। तो फिर से हम लोग देख ले, प्रोटोकॉल 1 जो है 1977 में जो हुआ था, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों के लिए
सुरक्षा का प्रावधान करता है। प्रोटोकॉल 2 जो है 1977 में ये क्या कहता है, गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों के लिए सुरक्षा का प्रावधान करता है। प्रोटोकॉल 3 की बातें करें, ये 2005 में हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1977 से लेकर के 2005, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल 3 जो है 2005 में जो हुआ था, ये रेड क्रिस्टल के रूप में एक अतिरिक्त प्रतीक अपनाया गया है, ठीक है, यानी कि एक एडिशनल प्रतीक है, ठीक है, ये अपनाया गया है। IHL यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म, ये लॉ जो है IHL यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म लॉ जो है, इसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता, भारत ने 1949 के सभी 4 जिनेवा कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है, ठीक है। सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए हेग कन्वेंशन 1954 में हुआ था। सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक संपत्ति की प्रोटेक्शन करना है, उसको बचाव करना है, उसका रक्षा सुरक्षा करना है, ठीक है। दूसरा जो है जैविक हथियार, ठीक है, जैविक हथियार कन्वेंशन 1972 में हुआ था। जैविक हथियारों के विकास और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। रासायनिक हथियार कन्वेंशन की बातें करें तो ये जो है यानी कि केमिकल जो वेपन्स कन्वेंशन है 1993 में हुआ था। ये रासायनिक हथियारों के उपयोग, उसके प्रोडक्शन करना, उसे स्टोरेज करना यानी भंडारण वगैरह करना, उस चीजों पे प्रतिबंध लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसकी स्थापना के लिए एक संविधि 1998 में बना था। इसके तहत अपराधों के मानवता के खिलाफ अपराधों नरसंहार के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल याद रखना है। वैसे 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको हूबहू एटलीस्ट याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण संगठन, अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि कमिटी ऑफ 10, ठीक है, यानी कि कमिटी ऑफ 10, आखिर C10 क्या है, कमिटी ऑफ 10 क्या है, या फिर L69 ग्रुप, C10 और L69 या फिर ये है क्या, ठीक है। तो ये ग्रुप है, अब इस ग्रुप के बारे में हम लोग बातें करेंगे। कह रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री ने C10 यानी कि कमिटी 10 और L69 ग्रुप की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिए हैं, ठीक है। किसने लिया है, तो भारत के विदेश मंत्री ने लिया है, ठीक है। तो ये अपन ध्यान में रखना, हो सकता है ये भी कह दे कि भारत के रिसेंटली प्रधानमंत्री ने भाग लिया, ठीक है। तो ओवरऑल आपको मोटी मोटी, वैसे तो आप लोग द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे तो ओवरऑल आपको न्यूज़ मिल जाती है, लेकिन अपन न्यूज़ से तो वो तो ओवरऑल याद रखना ही रखना है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ से यूपीएससी नहीं बनाएगा, हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में एक बना ले, लेकिन ज़्यादा तक यूपीएससी आप देखते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, स्टैटिक से रिलेटेड। तो स्टैटिक जो है ये सारा आपका स्टैटिक हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग स्टैटिक पे आएंगे। कह रहे हैं कि C10 ग्रुप का अवलोकन के बारे में, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। इसमें 10 अफ्रीकी वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक के गवर्नर समिति, इसलिए C10 के रूप में स्थापित किया, यानी कि इसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके सदस्य की बातें करें तो इसमें सदस्य जो है वो यानी कि 10 अफ्रीकी वित्त मंत्री हैं। तो 10 इसमें कौन कौन अफ्रीका के कंट्री है, तो अल्जीरिया है, बोत्सवाना है, कैमरून है, मिस्र है, केन्या है, नाइजीरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, तंजानिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट है, इसके साथ ही अफ्रीकन स्टेट है और सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट है। तो ये सारे हैं। इसके आखिर वर्क क्या होता है, C10 जो है यानी कि C10 यानी कि कमिटी ऑफ 10 यानी कमिटी ग्रुप, ये जो C10 है यानी 10 कंट्रियों का ग्रुप है। आखिर ये काम क्या करता है, ठीक है। तो काम की हम लोग बातें करें, ये वर्क क्या करता है, ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान गवर्नेंस में अफ्रीकी भागीदारी को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे L69। तो L69 जो है ये क्यों चर्चा में है, L69 को हम लोग देखेंगे। L69 की बातें करें तो इसकी यानी कि इसकी स्थापना जो है 2007 में किया गया था, ठीक है।
यानी कि इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए विकासशील देशों के समूह। किसके विकसित हो सकता है, आपके ऑप्शन में दे दे कि विकसित देश, तो विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, ठीक है। तो कह रहे हैं इसकी उत्पत्ति के संयुक्त सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए विकासशील देशों के समूह के द्वारा 2007 में स्थापित किया गया था। इसका आखिर उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो है अधिक से अधिक विकासशील देशों को शामिल करने, समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्य के दोनों श्रेणियों में विस्तार की समर्थन करना। जैसे कि भारत यदि आवाज उठाता है तो उसके साथ जापान समर्थन करेगा, उसके अलावा और भी सारे कंट्री समर्थन करेगी, ठीक है, कि हाँ इसको जो है भारत को परमानेंट की दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि L69 जो है यानी इसके जो भी 69 ग्रुप है, तो इससे वैसे ही आप समझ लीजिए कि यानी कि यूनाइटेड नेशन में अपने अपने कंट्री के भागीदारी के लिए समर्थन किया जाता है एक दूसरे के देश के द्वारा, ठीक है। तो वही इसके लिए हम L69 में कौन कौन ग्रुप है, कौन कौन से नेशंस है, वो सारे हम लोग डिटेल देखेंगे। इसमें सदस्य की बातें करें L69 में, तो इसमें अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, कैरेबियन क्षेत्र, प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश और एशिया के देश भी शामिल है। अब एशिया बोले तो एशिया में केवल एक कंट्री तो है नहीं, आप सभी को पता है एशिया में टोटल 48 के समथिंग कंट्री है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसमें भारत भी इसका एक सदस्य है, यानी कि विथ इंडिया L69 जो है विथ इंडिया भी है ये टोटल, यानी कि इंडिया के सहित, इंडिया के साथ ये 69 में भी इंडिया आता है, ठीक है। तो अपन याद रखना है। इसके नाम की उत्पत्ति क्यों पड़ा L69, तो इसके नाम की बातें करें तो इस L69 नाम के एक दस्तावेज था, एक डॉक्यूमेंट था, इसके नाम पर रखा गया था। 2007-8 में यूनाइटेड नेशन महासभा में पेश किया गया था उस समय, और इस आधार पर यूएनएससी में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया शुरू हुआ है, इसलिए इसका नाम उस समय L69 रखा गया था। इसकी गतिविधि की बातें करें तो ये समूह जो है, ये समूह नियमित रूप से अफ्रीकी समूह, अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ समन्वय करता है ताकि यूएनएससी में सुधार से संबंधित रणनीति को विकसित किया जा सके। इसके लिए समूह आपसी परामर्श और बैठकों आयोजित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल पोस्टल, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। भारतीय डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक टिकट जारी किया है, यानी कि स्मारक डाक टिकट जारी किया, इसलिए चर्चा में है। तो 150वीं वर्षगांठ मनाया है, ठीक है। तो आपन याद रखना है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट जो है भारतीय डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ के रूप में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो एक फैक्ट तो ये याद रखना है, दूसरा इसकी उत्पत्ति वगैरह कब होता है ये सारे हम लोग देखेंगे। इसकी उत्पत्ति की बातें करें तो 1874 में जनरल पोस्टल यूनियन के रूप में स्थापित किया गया था। यूपीयू जो है यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बातें करें तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बाद से दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1965 में इसे स्थापित किया गया था। यूपीयू की बातें करें यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, तो इसकी स्थापना के अवसर पर प्रति वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि मेंबर इसमें कितने हैं, तो इसमें टोटल 192 देश है और भारत इसके सबसे पुराना और सबसे सक्रिय सदस्यों में से शामिल है, ठीक है। यूपीयू की बातें करें यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बातें करें तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है। भारतीय डाक भी अपना स्थापना 170वीं वर्ष मना रहा है, यानी कि जहां तक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है यानी कि यूनाइटेड नेशन की ये एजेंसी है 150वां मना रहा है, वहीं भारत जो है 170वां मना रहा है। अपन याद कैसे रखना है, उसे 20 ज्यादा बढ़ा देना है, ठीक है। भारत डाक विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, तो ये अपन याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइव आइज अलायंस, ठीक है। तो 5 आइज अलायंस की बातें करें तो यानी कि इसमें 5 आइज अलायंस आखिर है क्या और ये चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 आइज अलायंस के गैर नागरिक निवासियों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने का निर्णय लिया है, इसलिए चर्चा में है। 5 आइज अलायंस की बातें करें तो ये खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक बहुपक्षीय नेटवर्क है। इसके सदस्य की बातें करें तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल इसमें 5 कंट्रीज है यानी 5 आइज है। इसमें कौन कौन है 5 आइज, तो एक है ऑस्ट्रेलिया,
दूसरा जो है कनाडा है, ठीक है, और तीसरा न्यूजीलैंड है, चौथा जो है यूनाइटेड किंगडम है, पांचवा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रकृति की बातें करें, नेचुरलिस्टिक की बातें करें, तो ये साझेदार देश एक एक दूसरे के साथ व्यापार स्तर की खुफिया जानकारी को साझा करता है, ठीक है। इसके साथ ही फाइव आइज देशों की गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा करना, सुरक्षा संस्थाओं के सहयोग का हिस्सा वगैरह कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज अपन याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन, यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये क्यों चर्चा में है? तो भारत ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के WSIS+20 फोरम उच्च स्तरीय, यानी कि WSIS का मतलब होता है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो अपन पूरा ऐसे ही समझना है, ठीक है। फोरम उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2024 में भाग लिया है। WSIS+20 यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो WSIS के जिनेवा 2003 में और ट्यूनिस 2005 में आयोजित सम्मेलन के परिणामों के कार्यान्वयन में हुई 20 वर्षों की प्रगति को रेखांकित किया गया है। WSIS की अवलोकन की हम लोग बातें करें तो ओवरऑल इसकी बैकग्राउंड की बातें करें, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसकी स्थापना पहला जिनेवा 2003 में हुआ था, दूसरा जो है ट्यूनिस 2005 में हुआ था। हालांकि ओवरऑल हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसकी उत्पत्ति की बातें करें तो 2 चरणों में हुआ था, यानी कि 2 टाइम्स हुआ था। पहला जो है जिनेवा 2003 में हुआ था, दूसरा जो है ट्यूनिस में हुआ था, 2005 में हुआ था। WSIS यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है, ये फोरम का आयोजन ITU, यूनेस्को, UNDP, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट प्रति वर्ष किया जाता है। इसका उद्देश्य आखिर है क्या? इसका उद्देश्य की हम लोग बातें करें तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समावेशी अप्रोच के माध्यम से सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रकट किए गए मुद्दों को दूर करने के लिए बहुहितधारक मंच उपलब्ध कराना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओपेक प्लस, ठीक है। ओपेक प्लस पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक प्लस। ओपेक प्लस क्या है, प्लस ओपेक क्या है, सबके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो कह रहा है कि ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन में भारी कटौती को 2025 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया है, यानी कि अपना बोले कि अपना जो है अपना डिसीजन ये लोग दिए हैं कि हाँ क्या ये 2025 तक बढ़ाने पर सहमत है ये लोग। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे ओपेक प्लस, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2016 में ये बनाया गया था ओपेक प्लस, ठीक है। तो ओपेक का गठन जो है 2016 में बनाया गया था। ओपेक बोले तो शॉर्टकट ये है, ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट वगैरह करता है, आयात यानी कि एक्सपोर्ट करता है, यानी निर्यात जो करता है, ये लोग का सामान दूसरे देशों में जाता है, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये इसमें कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट पूछे तो ओपेक प्लस का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? देखो ओपेक अलग है, ओपेक प्लस अलग है, ठीक है। तो हम लोग दोनों देखेंगे। ओपेक प्लस जो है 2016 में बनाया गया था और 10 अन्य मुख्य तेल उत्पादक देशों के साथ साझेदारी पर एग्रीमेंट हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU जिसको बोलते हैं, MOU अक्सर आप देखते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि ओपेक का गठन जो है इसके 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला में स्थापित किया गया था। इसका सदस्य की बातें करें तो ओपेक सदस्य जो है अल्जीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबोन है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कांगो है, UAE है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला है। गैर ओपेक सदस्य की बातें करें तो अन्य तेल उत्पादक देश रूस, मैक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, साउथ सुडान, ब्रुनेई, सूडान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओपेक के बारे में। ओपेक के बारे में, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया वियना में है, यानी कि ऑस्ट्रिया के वियना में। ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है। तो ओपेक के इसके बारे में मुख्यालय पूछेगा, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसका उद्देश्य आखिर है क्या, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए उचित और स्थिर कीमतों पर सुनिश्चित करना, इसके लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीति में तालमेल बैठाना है और एकीकरण करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। गाइस ये आप लोग स्टैटिक पोर्शन
सेशन में ऑलरेडी पढ़े होंगे, बट ये ओवरऑल आपका रिवीजन सेशन है। आप लोग तो आपका एक्चुअली स्टैटिक जो है विथ करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक कवर हो जाएगा, ठीक है। कहीं इधर उधर जाने की जगह नहीं है, एक ही जगह आपका सारा जो है स्टैटिक जो भी न्यूज में है, आपको बुक पलटने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए होंगे उसको रिवीजन करते होंगे, तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर जो नहीं भी किए होंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, आपका पूरा स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा जो भी न्यूज में जो है, ठीक है। कह रहे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्यों चर्चा में है? तो केंद्रीय मंत्री हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कम आय वाले देशों को वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में सहायता करने की सलाह दी है। इसका आखिर हेड ऑफिस कहाँ है? यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्वेस्टमेंट बैंक का AIIB जिसको बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चीन के बीजिंग में है। ये ऑलरेडी हम लोग इसके पहले जो है जैसे इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट किए थे तो ये बहुत बारी कंप्लीट कर चुके हैं, बट फिर भी अपन पढ़ना है जितनी बार हो सकता है आगे जब जब न्यूज आए पढ़ना है ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो कह रहे कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 2016 में स्थापित हुआ था। एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। मिशन इसका क्या है, इसका गोल क्या है, इसका एम क्या है? तो एशिया के बेहतर भविष्य के लिए अवसंरचना का वित्त पोषण करना है। सदस्य की बातें करें यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट करता है ये, ठीक है। जो भी सारे एशिया में कंट्री है, लाइक जो इसका मेंबर है उसी को, ऐसा नहीं किसी को भी। तो कह रहा है कि इसके सदस्य की बातें करें, कितने मेंबर हैं? तो 110 सदस्य है। इनमें 96 पूर्ण सदस्य है यानी कि पूरा कंप्लीट वाला, बाकी जो है 14 जो है प्रोस्पेक्टिव सदस्य है, ठीक है। तो अपन टोटल अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। चीन इसके सबसे बड़ा शेयर धारक है। इसके पास वर्तमान में वोटिंग शेयर और वीटो पावर 26.6% का हिस्सा है। इसके बाद भारत के पास 7.6 है। भारत सेकेंड नंबर पे आता है। रूस की बातें करें तो रूस के पास 6% का आता है, यानी कि ये तीसरे नंबर पे आता है। 2018 में IIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के विचार विमर्श में अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। अरब लीग की हम लोग देखेंगे, इस साल बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है अरब लीग, तो हम लोग जानेंगे आखिर अरब लीग है क्या। 2024 का अरब लीग शिखर सम्मेलन बहरीन में आयोजित हुआ। तो आपको एक तो फैक्ट याद रखना है कि बहरीन में आयोजित हुआ, ठीक है। दूसरा जो है इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो मिस्र के काहिरा में इसका हेडक्वार्टर है। लीग की बातें करें तो लीग ऑफ अरब स्टेट, अरब लीग का त्वरित अवलोकन की बातें करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के अरबी भाषी देशों के एक स्वैच्छिक संघ है, ठीक है, एक यूनियन है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था अरब लीग का? तो 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 1945 में काहिरा मिस्र में स्थापित हुआ था, ठीक है। ये वर्क क्या क्या करता है, ठीक है। तो इसके सदस्य जो भी सदस्य इसके कंट्री है, तो सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना, रिलेशन बिल्डअप करना, नीति निर्माण करना, इसके साथ ही राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक मोर्चों पर आपसी सहयोग करना, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल लेवल पे, सुरक्षा सिक्योरिटी लेवल पे, आर्थिक इकोनॉमिकली लेवल पे, ये तीनों चीजों पे क्या करना है, आपसी सहयोग को डेवलप करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इसमें टोटल कंट्री आखिर अरब लीग में है कितना? तो टोटल कंट्री जो है इसमें 22 जो है टोटल कंट्री है अरब लीग में। भारत एक पर्यवेक्षक सदस्य है, यानी कि प्रॉपर वे में पूछा जाए कि अरब लीग का मेंबर भारत भी है तो भारत जो है पर्यवेक्षक सदस्य है, ना कि परमानेंट है, ठीक है। तो आपन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुर्खियों में रहे स्थल यानी प्लेसेज इन न्यूज क्यों चर्चा में है, इसे भी हम लोग देखेंगे। संघर्ष प्रभावित क्षेत्र यानी कन्फ्लिक्ट एफिलिएटेड एरिया के बारे में देखेंगे, यानी कि जो भी सारे संघर्ष काफी जो कन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ है, युद्ध वगैरह हुआ है, उससे संघर्ष जो हुआ है, वो जो भी कंट्री काफी जो न्यूज है या जो भी सारे प्लेसेस न्यूज है, कोई जो भी कुछ कंट्री के जो प्लेसेस है काफी जहाँ कन्फ्लिक्ट हो गए हैं, वो सारे हम लोग को पढ़ के जाना। अक्सर आप देखते हैं कि यूपीएससी एज इट इज जो है क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि उसका जो है बॉर्डर किस चीज से लगता है, वहाँ पे कौन सी सी है, वहाँ पे ये सारी चीजें, वहाँ पे रिवर्स क्या है ना। तो ये सारी चीज अपन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि नागोर्नो कराबाख क्षेत्र यानी कि नागोर्नो कराबाख रीजन ये क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में रूसी शांति सैनिक वापस लौटना शुरू कर दिया है, क्योंकि अजरबैजान ने
इसे विवादित क्षेत्र को अर्मेनियाई अलगाववादियों से वापस अपने कब्जे में ले लिया है और इस वजह से शांति सैनिक लौट रहे हैं। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र की बातें करें तो अर्मेनियाई लोग इसे आर्टसक आर्टसक कहते हैं, ठीक है, आर्टसक, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये एक भू आबाद यानी कि लैंडलॉक है, लैंडलॉक कंट्री है, पहाड़ी क्षेत्र है। इस पर आधिकारिक तौर पर अजरबैजान का कब्जा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लैंडलॉक का मतलब होता है कि नीचे वगैरह जो है पानी वाले स्थल से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, यानी कि लैंडलॉक है। ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज वगैरह इंक्लूडेड है, इससे ज्वाइंट है, लाइक वहाँ पे लैंडलॉक उसे कहते हैं ना, कि जैसे कि अपनी इंडिया है तो इंडिया लैंडलॉक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक्चुअल क्या है कि यहाँ पे इंडिया के तीनों साइड से पानी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया के तीनों, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको अरब सागर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको अरब सागर हो जाएगा, इंडियन ओशियन इधर वाला रीजन हो जाएगा, तो आपको इसे लैंडलॉक नहीं कहेंगे। जैसे कि भूटान हो गया तो भूटान आपका लैंडलॉक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आप देख सकते हैं नागोर्नो कराबाख क्षेत्र, ये नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये रसिया का जो ये है जो सैनिक वगैरह है ये वापस लौट रहे हैं, और अजरबैजान के विवादित अर्मेनियाई अलगाववादी जो होते हैं उनसे वापस अपने कब्जे में ले लिया है, इसलिए चर्चा में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे इसके साइड में देखेंगे तो यहाँ ये इसके साइड में जो है कैस्पियन सागर है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूक्रेन। यूक्रेन क्यों चर्चा में है, कह रहे कि यूक्रेन यानी कि यूक्रेन की राजधानी जो है क्यों है और ये क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में रूस ने यूक्रेन के हाल ही में रूस ने यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पर मिसाइल हमला किया है, और आइलैंड की जमीनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, काला सागर में अवस्थित है, यानी कि ब्लैक सी में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक सी है, ठीक है। ये हो गया यूक्रेन, और यहाँ पे जस्ट इसके क्यू जो है इसके कैपिटल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है भौगोलिक अवस्थिति पूर्वी यूरोप में है, ठीक है, यानी कि यूरोप के पूरब में स्थित है, ये आप यूरोप देख सकते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये पूर्वी यूरोप कहलाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर यानी कि इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो है यूक्रेन के, यानी कि इधर हम लोग बातें करें तो ये जो हो जाएगा पूर्वी यूरोप में आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ से। तो पूर्वी यूरोप में अवस्थिति है। सीमा किस किस से लगती है इसकी, यानी किसके बारे में कह रहा है, यूक्रेन की सीमा किस किस से लगता है, तो उत्तर में जाएंगे तो बेलारूस मिल जाएगा, पूरब में जाएंगे तो रूस, दक्षिण पश्चिम में मोल्डोवा मिल जाएगा और रोमानिया मिल जाएगा, पश्चिम में हंगरी मिलेगा, स्लोवाकिया और पोलैंड अवस्थित है। जल निकाय की बातें करें तो ओजो सागर और काला सागर यूक्रेन के दक्षिण में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लैक सी है, ठीक है, और इसके बाद जो है ओजो सागर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी इसको जूम करके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे इस जैसे ही जूम कीजिएगा हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे स्नैक आइलैंड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पढ़ो ऐसे, ठीक है, पूरा आप जूम कर करके एक एक चीज देख लीजिएगा। वैसे थोड़ा सा छोटा कर दे, और चलो हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्यों चर्चा में है। नॉर्ड स्ट्रीम क्यों चर्चा में है, ठीक है, तो नॉर्ड स्ट्रीम जो है नए अध्ययन से पता चला है कि विस्फोटों के कारण नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचने के बाद बाल्टिक सागर में हजारों टन मीथेन घुल गया है। क्या घुल गया है, मीथेन हो गया, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में, इसमें अपतटीय पाइपलाइनों में नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 एक नेटवर्क शामिल है। इसके जरिए रूस से उत्तर जर्मनी तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन आपको दिखा रहा है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये सप्लाई होते, ये रसिया है, और रसिया से लेकर के जर्मनी के नॉर्थ तक, ठीक है, प्राकृतिक गैस नेचुरल नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड 2 ये अपतटीय पाइपलाइन है, यानी कि समुद्र मार्ग के द्वारा ये जो है पाइपलाइन जो है मतलब गैस वगैरह का जो है पाइपलाइन ये पास किया गया है,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि बाल्टिक सागर में हजारों टन मीथेन घुल गया है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, तो अपन ये फैक्ट हमें पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुसर्ग क्षेत्र। ठीक है, तो कह रहा है कि कुसर्ग क्षेत्र यानी कि कुसर्ग रीजन क्यों चर्चा में है। तो रूस ने कुसर्ग क्षेत्र में आपातकाल घोषणा किया है। इसकी अवस्थिति की बातें करें तो पूर्वी यूरोपीय मैदान के मध्य भाग में स्थित है और इसके सीमा यूक्रेन से लगता है। ठीक है, तो आप कुसर्ग क्षेत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप ये भी देखिए, यूक्रेन से इसकी सीमा लगता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बातें करें, रिवर्स कह रहा है नदी बेसिन नीपर और डॉन नदी के नीपर नदी और डॉन नदियों के बेसिन पर इस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये दो नदियां अपन नीपर रिवर और डॉन रिवर ये दोनों याद करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि इसके अलावा सशस्त्र लड़ाकों ने रूस के दक्षिणी रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान में हमला किया। ठीक है, तो ओवरऑल इतना तो ये याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछेगा कि हाल ही में कुसर्ग क्षेत्र आप लोग चर्चा में देखे, निम्नलिखित में से किस यहाँ पे कौन सी दो नदियां बहती है। हो सकता है कोई और नदी का नाम दे दे। ठीक है, नील नदी दे दे, नीपर नदी है तो हो सकता है नील नदी दे दे, तो आप लोग से समझेंगे कि हाँ यार नील नदी तो बेसिक उधर है ही, तो फिर गलत हो जाएगा। तो अपन ओवरऑल ये वाला जो है ना प्लेसेस इन न्यूज जो है हार्ड यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। मतलब वो तो एज इट इज आपसे इतना पूछेगा कि मतलब ये बच्चा को याद है कि नहीं। न्यूज में था तो बच्चा जो है स्टूडेंट जो है उसको ओवरऑल आइडिया है कि नहीं। एक आध क्वेश्चन तो हर साल पूछता ही पूछता है, कम से कम कभी कभी एक हो जाता है, कभी कभी 3 हो जाता है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल पढ़ के जाना है क्योंकि एक एक मार्क्स से क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेबनान। ठीक है, तो लेबनान आखिर चर्चा में क्यों है। तो लेबनान की कैपिटल बेरूत है, ये आप सभी को पता होगा। इजराइल ने हाल ही में लेबनान के दक्षिण हिस्से में अधिक सैनिक तैनात करके हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना संघर्ष तीव्र किया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। अवस्थिति की बात करें तो भूमध्य सागर के पूर्वी तट के साथ एक संकरी पट्टी के रूप में अवस्थिति है। ठीक है, यहाँ पे आप लेबनान को देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये कह रहे हैं ये पश्चिम एशिया के उत्तरी अरब प्रायद्वीप में एक छोटा सा देश है लेबनान। ठीक है, सीमा देश की बातें करें, इसकी सीमा किस किस से लगती है। उत्तर और पूरब में सीरिया से लगता है। ठीक है, तो इसके उत्तर और पूरब में सीरिया से लगता है। ठीक है, इसके साथ ही दक्षिण में इजराइल से लगता है। इसके साउथ में बातें करें तो साउथ में इसके इजराइल है। ठीक है, यहाँ पे इजराइल आपके साउथ में मिल जाएगा। समुद्री सीमा साइप्रस से लगता है, तो साइप्रस जो है इसके समुद्री सीमा लगता है। तो अपन इतना सारा पढ़ करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी SU-24 बम वर्षक विमान, ये इसका नाम है, यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार बाल्टिक सागर जो है ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि रूसी SU यानी कि SU-24 बम वर्षक विमान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर के गोटलैंड द्वीप के निकट स्वीडिश हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन किया है। इसलिए चर्चा में है, किसके निकट, गोटलैंड द्वीप के निकट। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। बाल्टिक सागर की हम लोग बातें करें तो बाल्टिक सी जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक शाखा है और ये एक डेनिश जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी की सागर है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में पूछे कि मीठे पानी की सागर है, तो अपन याद रखना है कि खारे पानी की सागर है। ठीक है, बड़ी मात्रा में नदी जल में मिलने के कारण इसमें लवणता में स्तर कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वैसे आप जूम करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाल्टिक सी है। हम थोड़ा और जूम कर दे, देखो यहाँ पे बाल्टिक सी है। बाकी सब आप यहाँ पे जूम करके और भी देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे रीज है ना, कौन कौन से यानी कटक है, कौन कौन क्या है, ये सारे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे कि तुर्की क्यों चर्चा में है। तो तुर्की की कैपिटल जो है अंकारा है। ठीक है, तुर्की जो है इराक और सीरिया के कुर्द आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया है, इसलिए चर्चा में है। इसके हम लोग ज्योग्राफिकली लोकेशन की बातें करें तो इस्तांबुल शहर के तुर्की का छोटा उत्तरी पश्चिमी भाग है और दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप में स्थिति इसकी, यानी कि बाल्कन प्रायद्वीप में साउथ पूर्वी यानी कि साउथ ईस्ट यूरोप में साउथ ईस्ट यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए ये
आपको लोकेशन भी देख के जाना है। ईस्टर्न थ्रेस के नाम से इसे जाना जाता है। तुर्की का बड़ा हिस्सा जो है अनातोलिया या फिर एशिया माइनर कहा जाता है, पश्चिमी एशिया में स्थिति है। सीमावर्ती देश की बातें करें, यानी इसकी सीमा किस किस से लगती है, ये तुर्की है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी सीमा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरिया है, इसके साथ इराक है ना, साइप्रस है, बहुत सारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैप में। इसके साथ ही हम लोग बातें करें तो ईरान इधर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड में अगर आएंगे तो यहाँ पे तुर्की के जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीस से भी लगता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ का ये तुर्की का ये वाला पोर्शन हो गया ऑरेंज कलर का, तो यहाँ पे ग्रीस है, ग्रीस से भी इसका बॉर्डर लगता है, इसके साथ ही ब्लैक सी से भी लगता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में ब्लैक सी है, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल मैप में पूरा आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। वैसे कह रहे हैं कि सीमावर्ती देश इसके उत्तर पूर्वी में जॉर्जिया, अर्मेनिया, पूरब में अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, उत्तर पश्चिम में ग्रीस, बुल्गारिया स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय की बातें करें तो उत्तर में काला सागर, दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर और एजियन सागर, एजियन सी जिसको कहते हैं, ये अपन पढ़ के जाना है। अदन की खाड़ी क्यों चर्चा में है, तो अदन की खाड़ी की बातें करें तो अदन की खाड़ी समुद्री डाकुओं का बार बार हमला होने के कारण चिंता पैदा कर रहा है, जिसके लिए चर्चा में है। अदन की खाड़ी यह एक गहरे पानी का बेसिन है। ये लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनता है, ठीक है। अदन की खाड़ी की बातें करें यानी कि सऊदी अरब, ठीक है। यहाँ पे अदन की खाड़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अदन की खाड़ी है। और जस्ट यहाँ हो सकता है कि बॉर्डर आपसे पूछे कि अदन की खाड़ी का बॉर्डर किस चीज से लगता है, या फिर लाल सागर किधर है, इसके नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो अदन की खाड़ी यहाँ पे है। तो आपका यहाँ पे रेड सी आप देख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे इसके साथ ही आप पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे आपको ओवरऑल पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोमालिया। सोमालिया क्यों चर्चा में है, तो एक पहले हम लोग देख लिए इसकी कैपिटल का है, तो मोगादिशु है इसकी कैपिटल। मोगादिशु में इसके कैपिटल में ही आत्मघाती बम विस्फोट किया गया और गन अटैक्स के कारण बहुत सारे नागरिक वहाँ के जो भी नागरिक थे, सिविलियंस थे, वो डेथ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में है। इसकी लोकेशन की बातें करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक भाग और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश है। सीमावर्ती देश की बातें करें यानी इसकी सीमा किस किस से लगता है, ये आप देख सकते हैं कि सोमालिया है, ठीक है। इसकी सीमा की बातें करें तो उत्तर पश्चिम में जिबूती से लगता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में जिबूती से लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिबूती है। और पश्चिम में इथोपिया है, ठीक है। तो पश्चिम में कह रहा है कि इथोपिया है। इसके साथ ही यहाँ पे आप इथोपिया देख सकते हैं। केन्या से भी लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप केन्या देख सकते हैं। सीमावर्ती जल निकाय की हम लोग बातें करें तो अदन की खाड़ी, हिंद महासागर, ठीक है। तो अरेबिया यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेबियन सी है, ठीक है। जस्ट आप इधर जाएंगे, जैसे आप मैप में इधर जाएंगे तो आप देख सकते हैं, यानी कि ये मैप में तो दिखेगा नहीं, वैसे आप लोग जो ग्लोब होगा वहां आप लोग जा करके देखेंगे। जस्ट हम लोग यहाँ से ऐसे जाओगे, पेन ले ले थोड़ा सा, हम ऐसे जाओगे ना तो फिर आपका इंडियन ओशियन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडिया हो जाएगा ऐसे, तो आप लोग देख सकते हैं। चलो बाकी आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि अबू मूसा द्वीप क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में विवादित अबू मूसा द्वीप और दो अन्य द्वीपों ग्रेटर और टून एवं लेसर, फिर से इसे रिपीट कर दे। अबू मूसा द्वीप जो है, हाल ही में विवादित अबू मूसा द्वीप और दो अन्य द्वीपों ग्रेटर टिन्यूब और लेसर टिन्यूब ईरान की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाला चीन और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा बयान देने के कारण ईरान ने चीनी राजदूतों को तलब किया है, यानी कि वहां से निकालने की कोशिश किया है, इसलिए चर्चा में है। द्वीपों पर विवाद की बातें करें तो इन द्वीपों पे ईरान और संयुक्त अरब अमीरात दोनों दावा करता है कि ये मेरा है। हालांकि 1971 में इन पर ईरान का अधिकार हुआ करता था, ठीक है। सामरिक महत्व की बातें करें तो हॉर्मुज जल डमरूमत के निकट से हॉर्मुज जल डमरूमत फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अरब सागर को जोड़ता है। इसके साथ ही विश्व के तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा दैनिक आधार पर हॉर्मुज जल डमरूमत से होकर गुजरता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये ओमान हो गया, ये ईरान हो गया। 1971 में ईरान का इस पे ऑलरेडी ईरान का अधिकार था इस पे, ठीक है।
ये गल्फ ऑफ ओमान है, अरेबियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, आप जूम कर करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेनकाकू द्वीप। सेनकाकू द्वीप की बातें करें तो हाल ही में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, इसके चलते चीन जो है सेनकाकू द्वीप के यथास्थिति में एक तरफा बदलाव के किसी भी प्रयास का विरोध किया है। सेनकाकू द्वीप की बातें करें तो चीनी भाषा में दिया दिया ओयू द्वीप समूह का कहा जाता है, यानी कि चीन के लोग इसे किस नाम से जानते हैं, दिया योयू कहते हैं। ठीक है, सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में ओकिनावा द्वीप से लगभग 410 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो सेनकाकू द्वीप जो है यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुर्खियों में रहे संघर्ष जनित अन्य क्षेत्र, अदर कॉन्फ्लिक्ट एरिया को हम लोग न्यूज में देखेंगे। ठीक है, जो भी सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे मोल्डोवा देख सकते हैं, साइप्रस देख सकते हैं, स्पेन आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बातें करें तो स्पेन भी आप देख सकते हैं, फिर कुर्द क्षेत्र भी देख सकते हैं, फिर जॉर्जिया है, ठीक है, रूस है, साहिल क्षेत्र जो है, ये सारी चीजें हैं, इथोपिया है, यमन है, म्यांमार है, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब प्लेसेस न्यूज चर्चा में है। सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर लिए इसे। क्यों चर्चा में है? दक्षिण पूर्व एशियाई दक्षिण थाईलैंड पठानी संघर्ष के कारण ये चर्चा में है। इसके गुट की बातें करें तो थाई गवर्नमेंट वर्सेस मलय मुस्लिम अलगाववादी के कारण ये चर्चा में रहा है। कारण आखिर है क्या? तो निरीजातीय और धार्मिक तनाव स्वायत्ता के कारण इसकी मांग है, डिमांड कर रहे हैं लोग। ठीक है, दूसरा जो है पश्चिमी पापुआ ये कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है। और दक्षिण थाईलैंड कहाँ पे है? दक्षिण थाईलैंड ये पटानी वहाँ के संघर्ष है, एक स्ट्रगल है। ठीक है, तो वहाँ के जो भी एक कम्युनिटी होते हैं उनके द्वारा है, तो ये चर्चा में है, आपको याद रखना है। दूसरा जो है पश्चिमी पापुआ जो है ये इंडोनेशिया में है। ये क्यों चर्चा में है? इंडोनेशियाई गवर्नमेंट और फ्री पापुआ मूवमेंट के कारण, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये चर्चा में है। स्वतंत्रता आंदोलन, संसाधनों का दोहन और सांस्कृतिक का दमन हो रहा है, जिसके लिए चर्चा में है। मिंडनाओ जो है ये फिलीपींस में है। ये गुट की बातें करें तो फिलीपींस वर्सेज मार्को इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट, यानी कि फिलीपींस गवर्नमेंट और मार्को इस्लामिक लिबरेशन है, दोनों के बीच ये मामला है। कारण आखिर है क्या? तो स्वायत्ता की बात है, इस्लामी शासन और उग्रवाद से रिलेटेड बात है। ठीक है, इसलिए चर्चा में। ओवरऑल आपको चर्चा में जो है उतना सिर्फ देख लेना है कि भाई ये क्यों है, ये क्षेत्र कहाँ है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको डिटेल क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि काचिन प्रांत, तो काचिन प्रांत आखिर हो सकता है पूछे कि काचिन प्रांत हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, जो यूरोपीय यूनियन का एक प्लेसेस का नाम दे देगा ऐसा कुछ, तो ऐसा थोड़ी है, क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहे हैं स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी ऐसा ही अक्सर स्टेटमेंट देता है ताकि आप कंफ्यूज रहे। तो आप यदि पढ़ के जाएंगे, अब काचिन प्रांत म्यांमार तो बहुत आप मतलब पढ़ के जाते हैं, तो लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को पढ़ते तो हैं बट कभी कभी भूल जाते हैं। वहां पे क्या करना है, आपको रिपीट बार बार करना है, जितने ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। कह रहे कि काचिन प्रांत ये म्यांमार में है। ये गुट आखिर है क्या? तो म्यांमार सेना और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, ये दोनों के बीच ये संघर्ष है, इसलिए चर्चा में है। वजह क्या रहा है, इसका कारण क्या है? तो निरीजातीय स्वायत्तता, संसाधन नियंत्रण, इसके कारण ये चर्चा में है। साहेल क्षेत्र की बातें करें तो इसमें माली, बुर्किना फासो, नाइजर तीनों आता है। गुट की बातें करें किसके बीच, कौन कौन से गुट में हुआ है ये कॉन्फ्लिक्ट, तो सरकार और जिहादी समूह निर्जातीय मलेशियाई जो है ये सभी के बीच हुआ है। ठीक है, कारण क्या है? तो उग्रवाद के कारण है, निर्जातीय तनाव हो रहा है, अप्रभावी शासन है, इसलिए हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टिग्रे कहाँ है? इथोपिया में है। गुट की बातें करें किसके बीच है? तो यूथोपियाई गवर्नमेंट है और टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट है, ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। इसके आखिर कारण क्या है, रीजंस क्या है? तो राजनीतिक सत्ता संघर्ष है, स्वायत्त की मांग है। ठीक है, मोजाम्बिक क्यों चर्चा में है? तो काबो डेलगाडो, ठीक है, काबो डेलगाडो ये प्लेसेस का नाम है। गुट की बातें करें तो वहां की गवर्नमेंट और ISIS मोजाम्बिक के दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। कारण क्या है? इस्लामिक उग्रवाद, संसाधनों का दोहन के कारण। ठीक है, सूडान की बातें करें तो सूडान में
एक प्लेसेस है दारफू और तख्ता पलट के अशांति के कारण ये चर्चा में है सूडान। गुट कौन कौन से गुट है, तो सेना और नागरिक, ठीक है। यहाँ पे एक सेना है और वहाँ के नागरिक है। सूडान के सेना और सूडान के नागरिकों के बीच है। इसके साथ ही रैपिड स्पोर्ट्स फोर्स वर्सेज विद्रोही समूह, जो वहाँ के विद्रोही समूह है, सबके बीच है, ठीक है। कारण क्या है, तो सत्ता का संघर्ष है, ठीक है। और प्लस दूसरा जो है निर्जातीय हिंसा है। पश्चिमी सहारा क्यों चर्चा में है, तो किसके किसके बीच है, मोरक्को, पश्चिमी सहारा के मोरक्को और पोलिसारिया फ्रंट, ये कम्युनिटी के नाम है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। इसके कारण कारण की बातें करें तो क्षेत्र पर स्वतंत्रता संबंधित विवाद के कारण है। ट्रांसनिस्ट्रिया जो है मोल्डोवा का ये प्लेसेस है, ठीक है। गुट की बातें करें कौन कौन से गुट है, तो मोल्डोवा गवर्नमेंट और ट्रांसट्रेंसियन अलगावादी रूसी समर्थित करता है। तो ये दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। वजह क्या है, तो 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा के कारण, 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा के कारण, क्योंकि आपको पता है 1991 में रूस के 14 टुकड़े हो चुके थे। बहुत सारे रूस अभी भी बहुत बड़ा है ना, क्षेत्र यानी कि एरिया वाइज जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। वैसे आप समझ सकते हैं कि हम लोग इंडिया में हमारा पहले बांग्लादेश भी हम लोग का हुआ करता था, पाकिस्तान भी हुआ करता था। जब डिवाइडेशन हो गया तो जा करके थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग को इतनी तकलीफ होती है, रूस को कितनी होती होगी, आप समझ रहे हैं। किसी के दिल को 3-4 टुकड़ा हो तो ये हाल है, तो आप समझो कि रूस जो, हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं अरे यूक्रेन को मारो, और यूक्रेन जो है रसिया को मारो, अच्छा करे वो करे, इसको मारो। यार कोई नहीं है, जब आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ेंगे ना अच्छे से, इंटरनेशनल रिलेशन, तब समझ में आएगा कि क्या है, इसके पहले का बैकग्राउंड क्या है। आप समझ रहे हैं, यूक्रेन भी एक रसिया का पार्ट है ना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो सब एक पार्ट है ना, सब रसिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उसे इतने टुकड़ों में किया गया, आप समझ रहे हैं। तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा, तो वही चीज कह रहा है। इसकी कारण क्या है, 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा के कारण है, ठीक है। बास्क कंट्री ये स्पेन में है। हम लोग बातें करें आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके, यानी कि कौन कौन इसमें गुट शामिल है, तो स्पेन गवर्नमेंट है। बनाम का मतलब होता है VS, यानी कि वर्सेज, यानी किसके किसके बीच, तो स्पेनिश सरकार है और वहाँ के होमलैंड एंड लिबर्टी, वहाँ के कुछ पीपल्स है, वहाँ दोनों के बीच गुट है। कारण क्या है, तो बास्क स्वतंत्रता आंदोलन के कारण ये चर्चा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइप्रस क्यों चर्चा में है। साइप्रस जो है ग्रीक और तुर्की के विभाजन के कारण चर्चा में है। गुट की बातें करें तो ग्रीक साइप्रस वर्सेस तुर्की साइप्रस, ठीक है। ग्रीक साइप्रस और वर्सेस तुर्की साइप्रस के बीच है, ठीक है। कारण 1974 में निर्जातीय और राजनीतिक विभाजन के कारण ये चर्चा में है। कैटालोनिया जो है स्पेन में है, ये क्यों चर्चा में है, तो स्पेनिश गवर्नमेंट और कैटेलियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये दोनों के बीच ये गुट है। कारण की बातें करें तो स्वायत्तता स्वतंत्रता की मांग के कारण चर्चा में है, ठीक है। चेचन्या जो है, चेचन्या क्या है, एक प्रांत है चेचन्या जो रूस में है। गुट की बातें करें तो रूसी गवर्नमेंट, यानी रूसी जो गवर्नमेंट है वर्तमान में, पुतिन और चेचन अलगाववादी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट के कारण चर्चा में है। कारण पूछे तो स्वतंत्रता आंदोलन और धार्मिक उग्रवाद है, ठीक है। दक्षिण ओसेशिया की बातें करें, दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया, जॉर्जिया, तो ये जॉर्जिया में है। तो दक्षिण एसोसिया और अबखाजिया ये कहाँ पे है, तो जॉर्जिया में है। गुट कौन पूछे तो जॉर्जिया गवर्नमेंट, और दूसरा जो है रूस के समर्थित अलगाववाद, यानी कि जो रूस को समर्थित करता है, और प्लस जो जॉर्जिया के गवर्नमेंट है, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। यानी इसके कारण की बात करें, स्वतंत्रता की घोषणा और रूस का प्रभाव जो उसकी इफेक्ट है, उसके कारण ये चर्चा में है। यमन गृह की बातें करें, यानी कि गृह युद्ध, ठीक है। तो गृह युद्ध की बातें करें हम लोग, तो ये क्यों चर्चा में है, तो हूती विद्रोह और यमन सरकार, ये सऊदी यानी यमन गवर्नमेंट जो है सऊदी समर्थित, और हूती विद्रोह जो है ये दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। कारण क्या है, तो सांप्रदायिक तनाव है, राजनीतिक सत्ता के संघर्ष के कारण। नेक्स्ट है कुर्द तुर्की संघर्ष और उत्तरी सीरिया
इराक, उत्तरी सीरिया और इराक के बीच है, ठीक है? इसमें बातें करें हम लोग तुर्की वर्सेस कुर्द समूह, ठीक है? यानी कि ये एक कम्युनिटी है, ठीक है? एथनिक ग्रुप है, तो आपको याद रखना है। कारण की बातें करें तो कुर्द की स्वायत्तता की मांग, तुर्की की सुरक्षा से संबंधित चिंताएं हैं, ठीक है? लाल सागर और हूती दोनों के बीच क्यों चर्चा में है? तो लाल सागर और हूती की बातें करें, कौन-कौन 2 गुट है? तो हूती विद्रोह समूह है उसके, दूसरा मुख्य रूप से यमन का शिया मलेशिया ग्रुप वर्सेस सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये इसके बीच है, ठीक है? कारण क्या है? तो काला सागर पर नियंत्रण के कारण, क्योंकि काला सागर के दक्षिण छोर पर स्थित बाब अल मंडेब जलडब्रू मध्य वैश्विक व्यापार विशेषकर तेल शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट माना जाता है, इसलिए चर्चा में है, ठीक है? भारत भारत का ऑपरेशन संकल्प जो है, भारतीय नौसैनिक ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है, ठीक है? नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल यानी कि प्लेसेस फिशरिंग इंटरनेशनल, ठीक है? तो ये सारे चीज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 49 मिनट 45 सेकेंड समथिंग का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि अपलोडिंग करेंगे ना तो काफी लेट हो जाएगा, है ना? तो हम आज इतना ही तक रखने देते हैं। कल जो है आगे हम लोग देखेंगे, ये सारा कंप्लीट करेंगे। ब्लू लाइन क्या है, जॉर्डन, है ना, अर्मेनिया, जो भी सारे और भी चर्चा में, ये सारे हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। गाइस आप लोग पेशेंस रखो, सब हम कंप्लीट करा देंगे। यहाँ से हमारा वीडियो रह गया, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, है ना? कोई नहीं, यहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे ये सारा। कोई नहीं गाइस, इसके पहले जो है आर्ट एंड कल्चर पीटी 365, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पीटी 365 का, इसके साथ ही सोशल इशू पीटी 365 का, आर्ट एंड कल्चर हो गया है, प्लेसेस इन सॉरी क्या बोलते हैं इसे, प्लेसेस इन न्यूज, वो बाकी वो तो अभी हम कर ही रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। इसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन ये मेरा कंप्लीट हो गया है, सोशल इशू कंप्लीट करा दिए हैं, आर्ट एंड कल्चर हो चुका है, पॉलिटी गवर्नेंस हो गया है, इकोनॉमी हो गया है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, सारी चीज हमने कंप्लीट करा दिया। बस सिर्फ एक बाकी है, साइंस एंड टेक। अभी इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है, इसके बाद वही स्टार्ट होगा, देन हम लोग एमसीक्यू, बस लास्ट बचेगा, ठीक है? तो ज्यादा हम समय किल नहीं करेंगे, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड पढ़ाई करते रहिएगा। कहते हैं ना, मेहनत कभी भी, हार्डवर्क कहते हैं ना, हार्डवर्क नेवर गोज टू वेस्ट, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाता है। तो आप लोग मेहनत करते रहें, उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। आप लोग केवल मेहनत पे फोकस करें, प्रतिफल पे नहीं, ठीक है? बाकी जो है खुदा जो है जरूर देंगे, ठीक है? तो जब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय।